अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हो, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हो, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हो, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और मस्त होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पॉइंट को समझेंगे। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 12th लेक्चर है। अगर आप इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लेंगे कि ताकि आपको हर एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो आप सब रेडी है तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं ये एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इस पॉइंट को समझना है। और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं इसको समझेंगे, और कितने टाइप्स का एम्ब्रियो होता है इसको समझेंगे, और एक एक करके डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। और साथ ही साथ हम एनिमेशन के द्वारा भी आपको दिखाएंगे कि कैसे ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सम टर्म्स रिलेटेड विथ एंडोस्पर्म, यानी कि कुछ टर्म्स हम आपको बताएंगे जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है। इसको समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और काफ़ी कंफ्यूजन होने लगता है। तो इसको हम दूर कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है। तो एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग इसके पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन के क्रम में फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी फर्स्ट मेल गैमीट और एग सेल फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है और ये बना लेता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म आपको बताया भी गया था कि वो 3 टाइप्स का होता है, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। इन तीनों में से सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की बात करें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है ये करता क्या है। तो यही तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी एम्ब्रियो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ता है ये सभी पौष्टिक तत्वों को प्रोवाइड कौन करता है, ये एंडोस्पर्म। तो कभी कभी होता क्या है कि कंप्लीट रूप से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते समय जितना भी एंडोस्पर्म होता है वो टोटल एम्ब्रियो के द्वारा क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम्ड कर लिया जाता है, यानी उसको खा लिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और कुछ सीड में देखेंगे कि ये कुछ एंडोस्पर्म बच भी जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि एंडोस्पर्म में बी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, यानी कि कुछ एंडोस्पर्म को कंप्लीट रूप से क्या कर दिया जाता है, कंज्यूम्ड कर दिया जाता है, यानी नष्ट कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे पी है, ग्राउंड नट है, बीन्स है, ये ऐसे प्लांट है जिसमें हम लोगों को देखना है कि जैसे मटर का सीड है इसमें एम्ब्रियो को कम्प्लीटली
यानी डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ग्राउंड नट की बात करें या बीन्स की बात करें, ऐसा कंडीशन इसमें भी होता है। अब बात करते हैं बिफोर सीड मैचुरेशन, यानी ये कब ऐसा होता है, तो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और सीड के मैचुरेशन से पहले ऐसा कंडीशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, कुछ ऐसे भी आपको सीड मिलेंगे जिसमें कुछ बच भी जाता है एंडोस्पर्म, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट में परसिस्ट, यानी कुछ उसमें से बच भी जाता है। किस कंडीशन में, इन मैच्योर सीड, यानी सीड के मैच्योर होने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म उसमें बच जाता है। और उस कंडीशन में हम लोग याद रखेंगे कौन कौन से सीड में ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है, तो कैस्टर में और कोकोनट में। ये कैस्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, और ये कोकोनट तो कितना फेमस है। तो आपको पता चल गया कि ये जो कैस्टर है और कोकोनट है, इसमें सीड के मैच्योर होने से पहले जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था तो उसमें कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि पी, ग्राउंड नट और बीन्स, ऐसे सीड में यानी एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे करके दो कंडीशन हमें मिलता है। सीड को देखेंगे तो एक को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड और एक को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड भी कह सकते हैं। तो ऐसे ये क्यों कह रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा, एल्बुमिनस की बात करते हैं तो इसको एंडोस्पर्मिक सीड के भी नाम से जाना जाता है। इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है सीड के मैच्योर होने के बाद भी। लेकिन एक्स एल्बुमिनस की बात करें तो इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। तो क्लियर, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, और ये जो बचा हुआ एंडोस्पर्म होता है ना, वो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सम टर्म्स आर रिलेटेड विथ एंडोस्पर्म। ये भी क्या है, कुछ ये भी टर्म ही है जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है, इसको समझना है। यहाँ पे देखिए वर्ड आपको मिल रहा है जीनिया। ये वर्ड से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि जीनिया क्या है और ये इस शब्द को किसने दिया था। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ऑन एंडोस्पर्म कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनिया, यानी फॉरेन पोलन ग्रेन का प्रभाव जो एंडोस्पर्म के कैरेक्टर पर पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया का नाम से जानते हैं। और इस वर्ड को देने का काम किए थे, इस टर्म को किसने दिया था, फोके नामक एक साइंटिस्ट है। क्या कर रहा है, दिस टर्म वाज गिवन बाय फोके। कब, तो दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मेज, यानी ये मक्के में देखे थे। और कब, 1881 में। कब देखे थे, 1881 में इस टर्म को बताए थे। कौन बताए थे, फोके बताए थे। और क्या बताए थे, जीनिया टर्म को दिए थे। जीनिया में क्या बताए कि फॉरेन पोलन ग्रेन का प्रभाव अगर एंडोस्पर्म के कैरेक्टर पर पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनिया के नाम से जानते हैं। इसी से संबंधित एक और टर्म है मेटाजीनिया। क्या कह रहा है, मेटाजीनिया। क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पोलन ऑन सोमैटिक टिश्यू laying outside the एंडोस्पर्म इज नोन एज मेटाजीनिया। अगर पोलन ग्रेन का प्रभाव सोमैटिक टिश्यू के आउटसाइड पर पड़ रहा है, सोमैटिक टिश्यू की बात करें तो आपको बताया गया था कि हर एक प्लांट के अंदर चाहे एनिमल के अंदर क्या होता है, दो तरह का सेल्स होता है। एक को बोलते हैं जर्मिनल सेल, एक को बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल जो गैमिट का फॉर्मेशन नहीं करता है, जर्मिनल सेल जो गैमिट का फॉर्मेशन करता है। तो गैमिट बनाने वाले सेल को छोड़कर बाकी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल कहते हैं। और सोमैटिक सेल के ग्रुप से जो टिश्यू बनेगा उसको सोमैटिक टिश्यू कह देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पोलन ग्रेन का अगर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, सोमैटिक टिश्यू पर, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजीनिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको हम लोग मेटाजीनिया कह देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है डेट पाम में, यानी जो डेट पाम है, खजूर है, इसमें ये मेटाजीनिया टर्म को देखा गया था
और ये शब्द को किसके द्वारा, स्विंगल एक साइंटिस्ट थे उनके द्वारा देखा गया था। और जीनिया वर्ड को किसने बताया था, फोके बताए थे। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल किसके लिए देखा जाता है, तो मेज यानी मक्का में जीनिया शब्द को बेहतरीन तरीके से देखा जा सकता है। तो आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखना है कि ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम उस एग्जाम्पल को आसानी से बता सके, हमारा नंबर परफेक्ट और स्कोर अच्छा हो सके। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके लिए स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन का भी जवाब साथ में देते चलेंगे तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। क्या कह रहा है, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट के कौन से पार्ट को हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। तो देखिए आपके लिए ऑप्शन आ गया है, फर्स्ट है कॉटिलीडन, सेकेंड ऑप्शन है एंडोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है पेरिकार्प, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है पेरिस्पर्म। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का सटीक और सही जवाब क्या होने वाला है। आप अपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, हम इसको मैच कर लेते हैं और हम इसका आंसर सही बता देते हैं कि क्या इसका सही जवाब आपके द्वारा भेजे गए जवाब से क्या परफेक्ट है या नहीं है। तो आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं ना कॉटिलीडन है, सेकंड ऑप्शन में देख रहे हैं एंडोस्पर्म है, थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं पेरिकार्प है और फोर्थ ऑप्शन में देख रहे हैं पेरिस्पर्म है। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोकोनट के कौन से पार्ट्स को खाने के रूप में यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए तो आप फटाफट क्या बताएंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लेंगे, अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया कोकोनट के कौन से पार्ट को खाने के लिए यूज किया जाता है, तो बोलेंगे एंडोस्पर्म को। आपको बताया गया था कि कोकोनट का वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और जो उसका वाइट कॉर्नल पार्ट होता है जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म ये दोनों एंडोस्पर्म कोकोनट में पाया जाता है। ये भी बात तो आप याद रख सकते हैं। और खाने के लिए भी हम लोग किस पार्ट का यूज करते हैं, तो एंडोस्पर्म को। क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है चलते हैं अगले पॉइंट की। अब कुछ और टर्म बाकी रह गया है, उसको हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टर्म है इसमें। तो देखिए आपको एक मिलेगा रूमिनेट एंडोस्पर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या है। रूमिनेट की बात करते हैं तो ये क्या है रूमिनेट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एंडोस्पर्म हैविंग सरफेस इरेगुलरिटी, यानी वैसा एंडोस्पर्म जिसका सरफेस इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब होता है अनइक्वल, उस पर होगा लाइनिंग जो होगा वो इरेगुलर होता है, उसका शेप साइज फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे, एंडोस्पर्म हैविंग सरफेस इरेगुलरिटी दैट इज कॉल्ड रूमिनेट एंडोस्पर्म। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल कुछ दिया गया है, ये पैसिफ्लोरा है यानी कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें रूमिनेट एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे कह रहे हैं एनोना, ये भी एक प्रकार का प्लांट है, इसमें भी क्या होता है, इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो रूमिनेट होता है। मैरिस्टिका तो आप जानते ही हैं, इसका एनिमेशन और इसका इमेज आपको इसके पिछले लेक्चर में दिखाया गया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और बीटल नट की बात करते हैं तो सुपारी होता है, कसैली जिसको बोलते हैं, यानी इसमें भी क्या होता है, रूमिनेट एंडोस्पर्म पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा रूमिनेट एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, तो ये सभी आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जैसे एक आपको एक वर्ड मिल रहा है मोजाइक एंडोस्पर्म, क्या मिल रहा है, मोजाइक एंडोस्पर्म। मोजाइक एंडोस्पर्म की बात करें तो क्या कर रहा है, द एंडोस्पर्म विथ डिफरेंट कलर पैचेज, यानी वैसा एंडोस्पर्म जिसमें एंडोस्पर्म का जो पैच होता है वो डिफरेंट कलर में पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोजाइक एंडोस्पर्म कहते हैं। ये मोजाइक कहने का अर्थ है कि इसमें एक से ज़्यादा सेल्स इसके ग्रुप से इसका डिजाइनिंग हुआ है,
कुछ इसमें डिप्लॉयड मिलेगा तो कुछ इसमें ट्रिप्लॉयड मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोजाइक एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है किसमें, मेज में, यानी मक्के में इस टाइप के एंडोस्पर्म को देखा गया है, जिसको हम लोग मोजाइक एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, हम ये उम्मीद रखते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो रिव्यू करके एक बार और देख लेंगे कि ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा एक बार समझे रहिएगा तो फटाफट आप उसका आंसर बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो फिर आपके मन में डाउट बना रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं इस पॉइंट से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम कैसे जवाब देंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में हम क्वेश्चन को लेकर आते ही रहेंगे कि ताकि आपको क्वेश्चन को डिजाइनिंग करने में, उसका आंसर बताने में कोई परेशानी नहीं हो। आप फटाफट उसका जवाब भी दे सकते हैं और क्वेश्चन के तरीके को ही समझ सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट हमारा आ गया, क्या आया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मेन हम लोगों को इस लेक्चर में इसी पॉइंट पर ज़्यादा डिस्कस करना है। कुछ एंडोस्पर्म से रिलेटेड टर्म था, उसको समझना जरूरी था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए हम उसको क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट इस लेक्चर का क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये बात हम लोग जानेंगे। और एम्ब्रियो कितने टाइप्स का होता है ये भी बताएंगे, उसका डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और एनिमेशन के द्वारा भी दिखाएंगे। तो सिर्फ आप धैर्य बनाए रहिए, अपने नज़र को स्क्रीन पर बनाए रखिए। तो चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट बाय माइटोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी। यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, यहाँ पे उसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं, चाहे इसी को एम्ब्रियोजेनी के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है एम्ब्रियोजेनी, तो आपको ये डिफिनीशन याद रखना होगा, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से होता है। ये बात तो आप पहले से ही जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े थे उसी समय आपको पता होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। वो भी कौन सा डिवीजन के द्वारा, तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है उस डिवीजन को माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन, यानी जाइगोट से माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत आसान पॉइंट है, सिर्फ आपको ध्यान लगाना है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो होता है दो टाइप्स का होता है, एक को बोलते हैं डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो और एक को बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। यानी डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है और एक मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है। तो ये सीड पर डिपेंड करता है कि अगर सीड डाइकोटिलिडनस है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा वो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनेगा। अगर सीड मोनोकोटिलिडनस है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा वो मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि डाइकोटिलिडनस सीड और मोनोकोटिलिडनस सीड को कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको बताया गया था ना, सीड के कवर को हटाएंगे, अगर वो दो भागों में बट जाएगा अपने आप से तो उसको हम लोग डाइकोटिलिडनस सीड बोलते हैं और उस प्लांट को डाइकोट प्लांट के नाम से जानते हैं। अगर उस सीड के छिलके को यानी कवर को हटाते हैं और एक सिंगल ग्रेन में रहता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, अगर तोड़ कर डिवाइड करना हो तो कितना बार तोड़ सकते हैं, लेकिन वो खुद से अलग अलग नहीं हो रहा है, सिंगल ही ग्रेन्स के फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग मोनोकोटिलिडनस या मोनोकोट के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, ये सब मोनोकोटिलिडनस है। और ये जैसे चना है, इसके अलावा मटर है, तो ऐसे बहुत सारा आप दाल वाला जितना भी सीड देखे होंगे वो सब डाइकोटिलिडनस होता है।
तो डाइकोटिलिडनस क्लियर हो गया। मोनोकोटिलिडनस उसके अंदर जो एम्ब्रियो होगा उसी के हिसाब से डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनेगा, नहीं तो मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनेगा। हम लोग दोनों पॉइंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो होता है यानी ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन उठा दिया जाता है। आपको सिर्फ एक एक लाइन पर ध्यान देना है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो उसमें से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप बना नहीं पाइएगा, लगेगा कि इतना ज़्यादा जटिल है, कैसे याद करें, कैसे पढ़ें। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप एक ही बार में रट जाइए, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इसको एक एक बार पढ़िए, समझिए, जितना समझ में आया उतना आपका है। फिर इसके बाद से जब आपको लग रहा है कि नहीं जितना पढ़े थे उतना तो क्लियर हो गया और कुछ इसमें जानकारी होना चाहिए, तो फिर उसको एक बार और रिव्यू करके देखिए, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो भी होता है और मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट आने से पहले आप एक क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स इज, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हेलोबियल एंडोस्पर्म, सेकंड ऑप्शन है सेलुलर एंडोस्पर्म और थर्ड ऑप्शन आपके सामने है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और फोर्थ ऑप्शन है मोजाइक एंडोस्पर्म। तो फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए और बता ही दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, यानी जो मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में वो कौन सा है। तो आप सबका आंसर आ रहा है, आने दीजिए एकदम ज़बरदस्त। ये इसका सटीक और सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंडोस्पर्म है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। और ये किस में अधिकांश पाया जाता है? तो एंजियोस्पर्म में, यानी फ्लावरिंग प्लांट में। क्लियर? आप इसको समझ गए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको बताया गया कि एम्ब्रियो दो टाइप्स का है ना, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो एक एक करके हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे और कंप्लीटली इतना डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे कि फिर आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ये आपको हेडिंग क्या दिख रहा है? डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, यानी डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है इस बात को हम लोग समझेंगे। और साथ में बताए थे ना एनिमेशन भी दिखाने वाले हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। पहले आप यहाँ पे वर्ड पर ध्यान दीजिए, एक एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिए और जब एनिमेशन दिखा देंगे तो वहाँ पे तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अभी आप ये सेंटेंस वर्ड पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपके अंदर कन्फ्यूजन बना ही रहेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। अरे हम आपको बता रहे हैं ना कि आप अभी इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। माइंड में जो भी कचरा भर रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए और फ्रेश कर कर इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आप तो जानते हैं कि ये डेवलपमेंट एम्ब्रियो का किस से होता है? जाइगोट से। और जाइगोट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। और डिवाइड करेगा तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन। अब माइटोसिस सेल डिवीजन तो होगा लेकिन उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है, यानी कि कुछ कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होगा डिवीजन तो कहीं कहीं पर ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगा। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हम डिटेल्स में आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल, यानी जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, डिप्लॉयड सेल है, ये डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है। लेकिन ये जो डिवाइड कर 2 सेल बनाया है दोनों एक बराबर नहीं रहता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 अनइक्वल सेल, 2 अलग अलग छोटे भाग में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे क्या करा है कि लार्जर सस्पेंसर सेल और बेसल सेल, उसमें जो लार्ज सेल है, बड़े आकार का जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंसर सेल, अच्छा उसको बेसल सेल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या करा है? टुवर्ड माइक्रोपाइल, यानी ये किस साइड होता है? सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, जिधर उसका माइक्रोपाइल होता है उस एरिया में ये सस्पेंसर सेल या बेसल सेल पाया जाता है। जाइगोट 2 भाग में डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर यानी कि एक लार्ज सेल बनाया
जो माइक्रोपाइल के साइड होता है उसको सस्पेंसर सेल या बेसल सेल कहते हैं, एंड स्मॉलर एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल टुवर्ड एंटीपोडल रीजन, यानी जिधर उसका एंटीपोडल सेल होता है या चाइलेजा होता है उस एरिया में जो जाइगोट का सेल डिवाइड होकर गया है ना, वो क्या बनाता है, उसको क्या कहते हैं, वो साइज में तो छोटा होता है, स्मॉल सेल है, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सेल के नाम से जानते हैं, और चाहे उसी को टर्मिनल सेल कह सकते हैं, और चाहे उसी को हम लोग चाइलेजल सेल के भी नाम से जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट पर विशेष ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जाइगोट जो डिवाइड होकर दो अनइक्वल सेल बनाता है उसमें लार्ज सेल को किस नाम से जानते हैं और स्मॉल सेल को किस नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। यानी लार्ज सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं, अच्छा इसको बेसल सेल के नाम से जानते हैं, और जो स्मॉल सेल है उसको एम्ब्रियोनल सेल कहिए, टर्मिनल सेल कहिए, अच्छा इसको एपिकल सेल के भी नाम से जानते हैं। ये किस साइड होता है, तो ये चाइलेजा का साइड होता है, और ये लार्ज सेल सस्पेंसर सेल या बेसल सेल माइक्रोपाइल के साइड में होता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या कह रहा है, द सस्पेंसर सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग 6 to 10 सेल्ड अलॉन्ग सस्पेंसर, यानी इसमें कह रहा है कि जो सस्पेंसर सेल है वो पुनः क्या करता है, डिवाइड करता है। वो भी कौन सा डिवीजन द्वारा, माइटोसिस सेल डिवीजन, यानी कि इसमें जो भी अब डिवीजन होगा माइटोसिस से होगा, ये बात आपको याद रखना होगा। यानी आपको पता चल गया कि जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड करता है माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि ट्रांसवर्स डिवीजन उसमें हो रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस से, और ये क्या कर रहा है, फॉर्मिंग, यानी कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है, तो 6 to 10 सेल्ड का स्ट्रक्चर एक बना रहा है जिसको हम लोग सस्पेंसर के नाम से जानते हैं। यानी जो सस्पेंसर सेल है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में डिवाइड करता है, और डिवाइड कर कर सेल की संख्या कितना होता है उसमें, पहले 1 से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके लगभग कम से कम 6 और अधिक से अधिक कितना 10, यानी 6 to 10 सेल्स का एक लंबा सा सस्पेंसर बनाने का काम करता है। हम आपको इमेज में दिखाएंगे कि सस्पेंसर उसमें कौन सा है और कितना सेल उसके अंदर रहता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे 6 to 10। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि सस्पेंसर में कितना सेल्स का ग्रुप होता है, तो आप याद रखेंगे 6 to 10। कहीं कहीं पर 7 to 10 भी रहता है, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 6 to 10 दिया है तो उसको टिक आउट करेंगे, नहीं दिया है तो 7 या to 10 दिया होगा उस पर आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ये पॉइंट पर देखते रहिए, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड माइक्रोपाइल इज लार्ज एंड कॉल्ड होस्टोरियम या वेसिकुलर सेल, यानी सस्पेंसर का जो फर्स्ट सेल है वो थोड़ा सा साइज में जो बड़ा होता है और किस साइड होता है, वो माइक्रोपाइल के साइड में रहता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, होस्टोरियम के नाम से जानते हैं, अच्छा उसको वेसिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि सस्पेंसर में जो माइक्रोपाइल साइड का जो लार्ज सेल है उसको क्या कहेंगे, तो उसको वेसिकुलर सेल कह देंगे, और नहीं तो उसको होस्टोरियम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, द लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड एम्ब्रियो सेल। यहाँ पे कह रहा है कि जो चाइलेजा के साइड में या एम्ब्रियोनल सेल के साइड में सस्पेंसर का जो सेल होता है लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये हाइपोफाइसिस यानी जो ये सेल है ये किस चीज़ के निर्माण करता है, तो इट फॉर्म रेडिकल टिप, यानी ये जो रेडिकल के सबसे ऊपर वाले भाग को बनाने का काम करता है। यानी रेडिकल जो होता है ना रूट बनाएगा, और एक होता है वर्ड आपको मिलेगा प्लीम्यूल, ये प्लीम्यूल जो होता है उसका सूट बनाएगा। सूट तो आप समझ रहे हैं ना, मिट्टी के ऊपर जाता है, और रूट जो मिट्टी के अंदर रहता है। तो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम तो आप प्लांट में पहले से ही जानते हैं, तो आपको पता चल गया कि रूट कौन सा बनाएगा और सूट कौन सा बनाएगा। नहीं पता चला था, आप डिटेल्स में इसमें समझते रहिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। तो ये इतना पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ आपको करना क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, और आपको इसमें ज़्यादा दिमाग को लोड नहीं देना, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आगे जब हम आपको एनिमेशन दिखाएंगे, इमेज से दिखाएंगे, तो वहाँ पे आप उस
पॉइंट को मिलाइएगा कि वहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया और कौन सा समझ में नहीं आया। सिर्फ आप यहाँ पे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपको लेकर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये अगला पॉइंट है जो इसमें कुछ बाकी रह गया कि और डिवाइड करके वो क्या बनाता है। जब तक वो डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो नहीं बन जाता है तब तक हम लोग तो पढ़ते रहेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड्स ट्विस्ट वर्टिकली एंड वंस ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस 2 टायर्ड 8 सेल्ड एम्ब्रियो। यानी जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल मतलब जो चाइलेजा के साइड में है, एक तो हो गया सस्पेंसर सेल और एक हो गया एम्ब्रियोनल सेल, या उसको हम लोग टर्मिनल सेल के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो कह रहा है कि ये डिवाइड करता है एम्ब्रियोनल सेल, ये वर्टिकली फॉर्म में 2 बार डिवाइड करता है और ट्रांसवर्स फॉर्म में 1 बार डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या बनाता है, यानी प्रोड्यूस 2 टायर्ड यानी 2 लेयर का यानी एम्ब्रियो बनाता है। वो भी कितना सेल्ड, तो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनाता है। तो ये एक ही बार में 8 सेल्ड नहीं बना है, पहले वो सिंगल था, सिंगल से डिवाइड हुआ तो डबल हुआ, डबल से फिर यानी 1 से 2 बन गया, 2 से फिर 4 बना और 4 से 8 बना। तो ऐसे करके इसकी संख्या कितना हो गया, 8 सेल्ड हो गया उस एम्ब्रियो का। और ये कितने लेयर में प्रेजेंट होता है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया 2 टायर्ड यानी कि 2 लेयर में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द एपीबेसल टायर फॉर्म 2 कॉटिलिडन्स एंड ए प्लीम्यूल व्हाइल हाइपोबेसल टायर प्रोड्यूसेस ओनली हाइपोकोटाइल एंड मोस्ट ऑफ रेडिकल। यहाँ पे देखिए ये 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हुआ है, एक ऊपर वाला लेयर है और एक अंदर वाला लेयर है। तो ये जो एपीबेसल टायर होता है ये क्या करता है, 2 कॉटिलिडन बनाने का काम करता है, इसलिए इस पूरे एम्ब्रियो को हम लोग डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि एक उसमें प्लीम्यूल बनता है, यानी 2 कॉटिलिडन बनाता है और इसके साथ साथ एक प्लीम्यूल का फॉर्मेशन करता है। ये प्लीम्यूल क्या करता है, आगे चलकर ग्रो करके यही तो सूट बनाएगा ना, यानी प्लांट के ऊपर वाला भाग जो मिट्टी के ऊपर जाता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, व्हाइल हाइपोबेसल टायर, यानी इसमें एक एपीबेसल टायर होता है और एक हाइपोबेसल टायर होता है। तो एपीबेसल टायर तो आप समझ गए कॉटिलिडन बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। और जो हाइपोबेसल टायर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, हाइपोकोटाइल का प्रोडक्शन करता है और उसके अलावा रेडिकल बनाने का काम करता है। यानी रूट सिस्टम बनता है किसके द्वारा, हाइपोकोटाइल टायर के द्वारा, और सूट सिस्टम बनता है और कोटिलिडन बनता है एपीबेसल टायर के द्वारा। तो आप इस लाइन को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका काम करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि फॉर दिस द ऑक्टेंट एम्ब्रियो अंडर गोज पेरिक्लिनल डिवीजन प्रोड्यूसिंग प्रोटोडर्म। यानी जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है, जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो है, उसी को हम लोग ऑक्टेंट एम्ब्रियो का नाम से जानते हैं। ये पुनः क्या करता है, डिवाइड करता है। और कौन सा, पेरिक्लिनल डिवीजन उसमें होता है, यानी उसका बाहर वाला लेयर में डिवीजन होता है। और डिवीजन होकर क्या बनाता है, प्रोड्यूसिंग प्रोटोडर्म, यानी कि वो प्रोटोडर्म बनाने का काम करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, यानी वो प्रोटोडर्म भी बनाएगा, प्रोकैम्बियम भी बनाएगा और ग्राउंड मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करता है। यानी ग्राउंड मेरिस्टेम का मतलब होता है कि उसके ग्रोथ सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको बनाने का काम करता है। इट इज इनिशियली ग्लोबुलर बट विथ द ग्रोथ ऑफ कॉटिलिडन्स इट बिकम्स हार्ट शेप्ड। यानी वो स्टार्टिंग में कैसा रहता है, ग्लोबुलर यानी गोलाकार रहता है। ये जो 8 सेल्ड से 16 सेल्ड होगा एम्ब्रियो, वो शुरू में कैसा रहता है, ग्लोबुलर शेप में रहता है। यानी यहाँ पे दे रहा है ना कि इट इज इनिशियली ग्लोबुलर, यानी वो स्टार्टिंग में क्या रहता है, ग्लोबुलर गोलाकार शेप में रहता है, बट विथ द ग्रोथ ऑफ कॉटिलिडन्स। लेकिन जैसे ही ये कॉटिलिडन के फॉर्म में बनने लगता है, कॉटिलिडन के फॉर्म में ग्रोथ होने लगता है, तो इट बिकम्स हार्ट शेप, यानी वो हार्ट के शेप्ड में हो जाता है, यानी हृदय के आकार का
हो जाता है। यहाँ पे देख रहा है एंड देन एज्यूम्स द टिपिकल शेप, और धीरे धीरे ग्रो करके वो एक प्रारूपिक शेप में आ जाता है जिस शेप में उसको रहना चाहिए। तो एक टिपिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट कंडीशन में, लेकिन उसके पहले वो कैसा रहता है, ग्लोबुलर शेप में, और ग्लोबुलर शेप से बाद में किस तरह का कन्वर्ट हो जाता है, तो हार्ट शेप में, और अंत में अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो अभी जो ये पॉइंट पढ़े हैं ये क्या है, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। तो आपको पता चल गया ना, हम आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले अभी आप जितना भी पॉइंट पढ़े हैं इसको पहले एक इमेज के द्वारा देख लीजिए, उसके बाद एनिमेशन दिखाएंगे। तो इमेज के द्वारा देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। देखिए अभी आपको जो भी पॉइंट बताया गया उस पॉइंट को यहाँ पे इमेज में समझ लेते हैं, कि ताकि आपको जो वर्ड याद करना था वो आपके माइंड में ही एक ही बार में सेट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताया गया था कि जो ये जाइगोट है, ये क्या है, जाइगोट। इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है जाइगोट, इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जाइगोट है। ये जाइगोट में सबसे पहला जो डिवीजन होता है, यानी जाइगोट से ना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जाइगोट में जब पहला डिवीजन होगा तो देखिए इसके चलते दो सेल बनाता है, एक थोड़ा सा छोटा बनाता, ये बड़ा बनाता है, और एक छोटा सा सेल बनाता है। जो बड़ा वाला सेल है इसको हम लोग सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसर सेल कहिए चाहे इसको बेसल सेल कहिए। ये किस साइड का है आपको याद रखना होगा, ये जो है माइक्रोपाइल साइड का है, यानी ये आपको दिखाया जा रहा है ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल को अरेंज किया गया है। यानी इससे आपको पता चल रहा है कि ये किस टाइप के ओव्यूल में ये कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में। एक होता है एनाट्रोपस ओव्यूल जिसमें वो क्या होता है, इन्वर्टेड शेप में होता है, उसका ओव्यूल होता है। तो इन्वर्टेड शेप में होगा तो उसका माइक्रोपाइल नीचे की ओर होता है और चैलेजा उसका ऊपर की तरफ होता है। लेकिन ये जो इमेज है ना, ये इमेज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का है, इसलिए इसमें आपको क्या रखना होगा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ रहता है। तो आपको यहाँ पे यही बात समझना होगा कि जो ऊपर वाला क्या है, यानी माइक्रोपाइल एरिया है, इधर का जो जाइगोट का सेल है उसको सस्पेंसर सेल कह रहे हैं, और जो चैलेजा के साइड का है उसको एम्ब्रियो सेल, अच्छा इसी को टर्मिनल सेल, अच्छा इसी को एपिकल सेल के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट डिवीजन में ऐसा हुआ, वो भी ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है। इसके बाद फिर जो डिवीजन शुरू होगा तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सस्पेंसर सेल है, ये सस्पेंसर सेल क्या करता है, ये कुछ ट्रांसवर्स डिवीजन करता है, और डिवीजन करके ये लगभग बताया गया था ना 6 to 10 सेल्स का ग्रुप बनाता है। लेकिन आप देखिए 6 to 10 सेल नहीं है, अभी 1 to 3 सेल ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके कितना तक होगा, कम से कम 6 होगा और अधिक से अधिक 10 सेल होगा। यहाँ पे देखिए एक जो सेल के रूप में बड़ा सा बना है इसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, इसमें दिखाया गया स्पष्ट रूप से। और ये वाला जो सेल है इसको हम लोग पूरे को सस्पेंसर सेल कहते हैं। और नीचे जो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो कौन सा सेल का है, एम्ब्रियो सेल का या टर्मिनल सेल का है, जो डिवाइड कर पहले 1 से 2 बनाता है, या 2 से फिर क्या बनाता है, 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। आपको बताया गया था कि इसमें जो डिवाइड होता है सस्पेंसर सेल, इसमें संख्या धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 सेल्स है, यहाँ पे कितना हो गया 4 सेल्स है। आगे चलकर और भी आपको ज़्यादा संख्या में दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे 4 सेल्स का ग्रुप बनाया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 सेल्स का ग्रुप बनाया है। ये 4 तो इसका बाहर साइड है, देखिए ये 1 सेल, यहाँ पे हो गया 2 सेल, यहाँ पे हो गया ये 3 सेल, और ये हो गया 4 सेल। ये जो आउटर लेयर में है, और इनर लेयर में देखिए 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी 4 सेल अंदर वाले लेयर में हो गया और 4 सेल बाहर वाला लेयर में। तो पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल सेल था, डिवाइड होकर 2 बनाएगा, 2 से फिर 4 बनाएगा, तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। और जब ये 8 बना लेता है तो उसको ऑक्टेंट के नाम से जानते हैं। और ऑक्टेंट के बाद जब ये 8 से 16 बनाता है तो उसको हम लोग ग्लोबुलर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर शेप के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये पूरा 16 सेल्स का ग्रुप बना लिया है। ये कितने सेल्स का ग्रुप बनाया है, 16 सेल्स का ग्रुप बनाया है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि जो
यानी इस सस्पेंसर सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, सस्पेंसर सेल। इसमें जो सबसे बड़ा वाला सेल है इसका नाम आपको बता दिया गया ना, इसको हॉस्टोरियल सेल के नाम से जानते हैं, चाहे हॉस्टोरियम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे है माइक्रोपाइल के साइड में वो हॉस्टोरियल सेल है, और जो चैलेजा का साइड में या एम्ब्रियो सेल का साइड में जो सस्पेंसर सेल का लास्ट सेल है, ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये बात आपको बताया गया था ना एनिमेशन के समय में। यानी ये ग्रो करता है और ये क्या बनाता है, रूट टिप का फॉर्मेशन करता है, और इसके ऊपर रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे पूरे सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसर सेल के नाम से जानते हैं। और यही सस्पेंसर सेल ये ग्रो करके एक लंबा सा सस्पेंसर बनाने का काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये ग्लोबुलर शेप में डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लेयर जो है एक प्रोकैम्बियम बनाने का काम करता है, ये सबसे अंदर वाला है। इसके बाद मिडिल वाला लेयर है ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है, और जो बाहर वाला लेयर है वो क्या बनाता है, डर्मेटोजेन। इसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोजेन के नाम से जानते हैं। जो बाहर वाला लेयर है ना, ये क्या है, डर्मेटोजेन है। तो ऐसे करके ये क्या होता है, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रायो जब अभी ग्लोबुलर शेप में है, धीरे धीरे ये ग्रो करता है, तो देखिए यहाँ पे हार्ट शेप्ड में हो जाता है। कौन सा शेप में, हार्ट शेप्ड में। और जो डिवीजन होता है किसका होता है, अब टर्मिनल सेल का डिवीजन हो रहा है, यानी जो सस्पेंसर सेल है उसका डिवीजन अब रुक जाता है। अब यहाँ पे जो हार्ट शेप में बन गया है, इसके बाद से धीरे धीरे ये ग्रो करेगा, और ग्रो करके यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है ये सस्पेंसर है, और इसके बाद यहाँ वाला भाग रेडिकल यानी उसका रूट बनाएगा। और उसके बाद से ये जो हार्ट शेप में कोटिलिडन देख रहे हैं, ये धीरे धीरे और लंबा होगा, लंबा होकर ये फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर देखिए ये 2 कोटिलिडन बना लेता है। क्या बना लेता है, 2 कोटिलिडन। ये आपको देख रहा है फर्स्ट सिरे पर एक कोटिलिडन, और ये है सेकंड सिरे पर दूसरा कोटिलिडन। तो ये 2 कोटिलिडन बन गया, इसलिए इसको डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कोटिलिडन, और दोनों कोटिलिडन के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्लीम्यूल के नाम से जानते हैं, यानी ये प्लांट का सूट बनाने का काम करता है। तो आप ये अगर डायग्राम समझ रहे हैं तो बाकी आपको ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही यानी लास्ट रूप में जाकर एक स्ट्रक्चर बनाया है किस चीज़ का, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें 2 कोटिलिडन आपको दिख भी रहा है, ये कोटिलिडन ये है और ये कोटिलिडन ये है। इसके बाद दोनों कोटिलिडन के बीच से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं ये क्या हो गया, प्लीम्यूल हो गया, और प्लीम्यूल के जस्ट नीचे वाले भाग को एपिकोटाइल कहते हैं, और उसके नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। और इसके बाद से ये वाला जो भाग है इसको रेडिकल यानी रूट सिस्टम, और रूट के ऊपर से एक कवरिंग होता है जिसको रूट कैप के नाम से जानते हैं। इसको डिटेल्स में अभी हम आगे समझेंगे। तत्काल में आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको ये पता चल सके। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब आप लोग इतना देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर अभी तक बहुत समझाए, क्या समझाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में आएगा, हम एनिमेशन में दिखा देते हैं कि कैसे ओव्यूल के अंदर ये डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो भी जाइगोट से। सबसे पहले आपको पता है कि जाइगोट जो बना है और ये एंडोस्पर्म बना है। एंडोस्पर्म धीरे धीरे ग्रो करके पूरा बहुत सारा सेल्स बन जाता है, और जाइगोट में यह डिवीजन होकर यानी डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनता है, चाहे मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनता है। लेकिन वो दोनों टाइप्स के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए जो पालन पोषण करने के लिए जो उसको फूड मटेरियल चाहिए, इस फूड मटेरियल को प्रोवाइड कौन करता है, तो इस फूड मटेरियल को प्रोवाइड एंडोस्पर्म करता है। ये हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो देखिए आपको एनिमेशन में दिख रहा है, ये अभी आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ओव्यूल दिख रहा है। और ये ओव्यूल कौन सा है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें देखिए इसका माइक्रोपाइल नीचे की ओर है और चैलेजा पीछे की ओर है। और जो अभी इमेज दिखाया गया था आपको, ये सब क्या है, इमेज वाला जो ओव्यूल था ना वो ऑर्थोट्रोपस था, लेकिन ये कौन सा है, एनाट्रोपस है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ओव्यूल के अंदर ये देखिए यहाँ पे जाइगोट है और ये देखिए ये जाइगोट है और ये क्या है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का सेल धीरे धीरे करते हुए पूरा बढ़ जाता है और पूरा भर लेता है अंदर, और ये जाइगोट का डेवलपमेंट धीरे धीरे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है ये जाइगोट से एम्ब्रियो बनना। देखिए ये सबसे पहले 2 सेल बनाया है, एक जो ये ब्लू कलर में ये जो ये सेल देख रहे हैं ना, इस सेल को सस्पेंसर सेल कहते हैं, और ये ऊपर वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये सभी को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए कौन दे रहा है, ये एंडोस्पर्म दे रहा है ना। एंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिशन को प्राप्त करके देखिए ये कोटिलीडन बनाता है। कौन बनाता है, कोटिलीडन। ये कौन बना रहा है, तो इसका टर्मिनल सेल बना रहा है, और इसका देखिए ये सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर बना लिया है। और बाकी ये देखिए धीरे धीरे ग्रो करते करते ये कोटिलीडन बनाने का काम शुरू कर दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा कि एक ही सिंगल कोटिलीडन है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए शूट एपेक्स दिख रहा होगा। ये शूट एपेक्स जो है ना, ये शूट टिप भी इसको बोलते हैं, ये शूट सिस्टम यानी प्लीम्यूल है। क्या है, प्लीम्यूल। अब ये ग्रो करेगा और ग्रो करके फिर वो शूट सिस्टम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपोकोटाइल है, और ये आगे वाला जो पर्सन देख रहे हैं, इस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप के नाम से जानते हैं, और ये इसके नीचे रेडिकल है। अब यहाँ पे देखिए ग्रो कर रहा है, जो भी न्यूट्रिशन इसको चाहिए बाहर से मिल रहा है ना, ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। अभी ये डाइकॉट के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये मोनोकोटिलीडनस फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये देखिएगा यहाँ से ये फोल्ड हो गया है, और फोल्ड होकर देखिए ये हार्ट शेप बना लिया है, और उसके बाद से 2 कोटिलीडन के फॉर्म में ये फोल्ड हो गया है। अब ये फोल्ड करके ये देखिए डाइकोटिलीडनस का फॉर्मेशन कर लिया। आपको यही चीज़ बता रहे थे कि ये डिवाइड करके आगे चलकर फोल्ड हो जाता है, और ये 2 कोटिलीडन बनाकर एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये जो है कहाँ पर रहता है, तो सीड के अंदर रहता है, और सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो यही उसका हेल्प करता है। अगर जिस सीड में इस टाइप का एम्ब्रियो नहीं होगा, समझ लीजिए उस सीड का जर्मिनेशन ही नहीं होगा। अगर डाइकॉट वो प्लांट है तो मोनोकॉट में देखिए एक ही को इसमें दिखेगा, ये 2 इसमें दिखा है ना कोटिलीडन, तो 2 कोटिलीडन नहीं रहता है किसमें, मोनोकोटिलीडनस एम्ब्रियो में। लेकिन डाइकॉट प्लांट में ये 2 कोटिलीडन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आ गया है, और फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट पर जाने से पहले आपके सामने यहाँ आ गया बेहतरीन सा क्वेश्चन, इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एम्ब्रियोजेनी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स द सस्पेंसर सेल अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन फॉर्मिंग सस्पेंसर। यानी जो डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनी होता है तो उसमें आपको बताया गया कि जो सस्पेंसर सेल है वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्स फॉर्म में, और डिवाइड करके कितना सेल बनाता है सस्पेंसर का निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 5 सेल्ड, सेकेंड ऑप्शन है 6 to 10 सेल्ड, थर्ड ऑप्शन है 11 to 15 सेल्ड, और फोर्थ ऑप्शन है 16 to 21 सेल्ड। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए कि सस्पेंसर के फॉर्मेशन में सस्पेंसर सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनाता है। तो कितना सेल बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये है 6 to 10 सेल्ड। आप याद कीजिए जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था ना कि ये कम से कम 6 सेल बनाता है और अधिक से अधिक 10 सेल बनाता है। उसके बीच में कितना भी बना सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6, अधिक से अधिक 10 होता है। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अभी जो आप पढ़े ये डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था, और हम आपको बता रहे हैं अब मोनोकोटिलीडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। यानी दोनों को एक साथ हम लोग समझ लेते हैं कि ताकि एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी ये स्टार्टिंग जो होता है डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो का, जिस टाइप से ग्रोथ होता है उसी टाइप से मोनोकोटिलीडनस एम्ब्रियो का भी होता है। जाइगोट से ही दोनों होता है ना, लेकिन यही फ़र्क है कि डाइकोटिलीडनस एम्ब्रियो में 2 कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है, और
कॉट्स या मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं इसमें एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, यानी मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो को समझने से पहले हम लोग पहले डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो के एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, जो कि आपको इमेज के साथ थोड़ा सा दिखाया गया था, लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टिपिकल डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडनस, यानी टू कॉटिलिडन्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जो डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो होता है उसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस और दूसरा होता है दो कॉटिलिडन्स उसमें पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये वाला एक कॉटिलिडन है, ये वाला दूसरा कॉटिलिडन है। क्लियर हो गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर जो फोल्ड हो गया है ये सब क्या है, कॉटिलिडन्स है। तो आपको पता चल गया कि एम्ब्रियोनल एक्सिस एक रहता है और दो को कॉटिलिडन होता है। किसमें, एक डाइकॉट एम्ब्रियो में। इसके बाद क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल, यानी जस्ट यहाँ पे कह रहा है कॉटिलिडन के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। इस पार्ट्स को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि इट टर्मिनेट्स विथ द स्टेम टिप कॉल्ड प्लीम्यूल या फ्यूचर शूट। यहाँ पे कह रहा है कि ये ग्रो करके क्या करता है, टर्मिनेट करके यहाँ पे प्लीम्यूल बनाता है। क्या बनाता है, प्लीम्यूल बनाता है। ये प्लीम्यूल क्या है, स्टेम का टिप है, या इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर शूट कह सकते हैं। आगे चलकर जब प्लांट के फॉर्म में बनेगा तो प्लांट का जो शूट सिस्टम बनाता है, ये कौन बनाता है, प्लीम्यूल बनाने का काम करता है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। द पार्ट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कॉटिलिडन्स है ना, उस कॉटिलिडन के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि जो बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। विच टर्मिनेट्स इन द रूट टिप कॉल्ड रेडिकल, यानी ये ग्रो करके रेडिकल बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉटिलिडन के नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपोकोटाइल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। ये हाइपोकोटाइल धीरे धीरे ग्रो करके क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है, रेडिकल, यानी कि ये फ्यूचर रूट है, यही ग्रो करके रूट बनाएगा और बाकी प्लीम्यूल शूट बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द रूट टिप इज कवर्ड विथ ए रूट कैप, जिसको कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि जो रेडिकल है वो ग्रो करता है, एक कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कैप के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसमें आपको दो कॉटिलिडन भी दिख रहा है, ये प्लीम्यूल दिख रहा है, ये रेडिकल दिख रहा है, ये बीच वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहते हैं और यहाँ वाले भाग को एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं। और ये जो ऐसा कंडीशन है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये किस प्लांट में दिखाया गया है, तो कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो आप एम्ब्रियो देख रहे हैं ये किस प्लांट का है, तो ये डाइकॉटिलिडनस प्लांट का है, लेकिन कौन से प्लांट में ये देखा गया था, तो कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस में देखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ना तो इस नाम को बता सकते हैं, कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस प्लांट के में ये क्या किया गया था, डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को देखा गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि हम आगे आपको लेकर चल सके। क्या दिख रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो। अब मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को आप देख लीजिए, कैसे मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो में क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन बनता है, और डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन बनता है।
और आपको ये भी याद रखना होगा कि डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज होता है डेवलप होने का लिए, तो वो डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेज यानी शुरुआत का स्टेज होता है वो सेम टू सेम होता है। जाइगोट से शुरू होता है, जाइगोट में जैसे जैसे डिवीजन शुरू होता है इसमें भी वही कंडीशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द जाइगोट और ऊ एस्पोर, यानी जाइगोट को ऊ एस्पोर के भी नाम से जाना जाता है। इलोंगेट्स यानी लंबा होता है, एंड देन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म बेसल एंड टर्मिनल सेल्स, यानी आपको बताया गया कि ये जो जाइगोट है ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, डिवाइड कर दो सेल बनाता है, एक को हम लोग बेसल सेल बोलते हैं और एक को टर्मिनल सेल के नाम से जानते हैं। बेसल सेल को उसमें बताया गया था ना सस्पेंसर सेल भी बोलते हैं, और टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल के भी नाम से जानते हैं या एपिकल सेल भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, द बेसल सेल टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, यानी जो माइक्रोपाइल एंड की ओर था उसको हम लोग बेसल सेल कह रहे थे। और एंड द प्रोड्यूस ए लार्ज स्वैलन वेसिकुलर सस्पेंसर सेल, और यही क्या करता है, लंबा होकर ग्रो करके यानी सस्पेंसर सेल या वेसिकुलर सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इट में फंक्शन एज हॉस्टोरियम, यानी ये सस्पेंसर सेल किस रूप में काम करता है, हॉस्टोरियम के फॉर्म में काम करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द टर्मिनल सेल डिवाइड्स बाई another ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म टू सेल्स, और जो उसका टर्मिनल सेल होता है वो डिवाइड करता है, डिवाइड कर क्या कर लेता है, यानी कि ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और दो सेल का निर्माण करता है। ये ऐसा कंडीशन किस में देखने के लिए मिल रहा है, मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। आगे की ओर चलते हैं, इसके और पॉइंट को समझा देते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि द टॉप सेल आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिवीजन फॉर्म प्लीम्यूल एंड ए सिंगल कोटिलेडन, जो उसका टॉप सेल था वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद से क्या करता है, ये प्लीम्यूल बनाता है और एक सिंगल कोटिलेडन का फॉर्मेशन करता है। तो इसी से ना पता चलता है कि मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो है, क्योंकि इसमें एक ही कोटिलेडन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कोटिलेडन कॉल्ड स्कूटेलम, यानी इसमें जो कोटिलेडन बना है सिंगल कोटिलेडन उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो बात आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूटेलम क्या है, तो आप बता नहीं सकते हैं कि ये क्या है, मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का सिंगल कोटिलेडन है। मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का सिंगल कोटिलेडन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। इसका जो दूसरा कोटिलेडन होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है, वो छोटे फॉर्म में रह जाता है, उसको हम लोग एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं सेकंड कोटिलेडन को। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो सेकंड कोटिलेडन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एपीब्लास्ट कहते हैं, और जो सिंगल कोटिलेडन होता है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले को उसको स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। यही ग्रो करता है, बाकी एपीब्लास्ट ग्रो नहीं करता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि ग्रो रैपिडली एंड पुशेस द टर्मिनल प्लीम्यूल, यानी ये ग्रो करता है बार बार डिवाइड करके, और ग्रो करने के बाद से टर्मिनल प्लीम्यूल को ये क्या करता है, पुश करता है, यानी धक्का देता है टू वन साइड, यानी एक साइड इसको धक्का देकर साइड में कर देता है। द प्लीम्यूल कम्स टू लाई इन ए यानी डिप्रेशंस, यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्लीम्यूल जो होता है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक साइड में डिप्रेशन में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द मिडिल सेल आफ्टर मेनी डिविजन्स फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, जो उसका मिडिल सेल है वो डिवाइड करता है, डिवाइड करके क्या करता है, हाइपोकोटाइल बनाता है और उसके बाद रेडिकल बनाता है। रेडिकल तो रूट है, हाइपोकोटाइल रूट के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। इट ऑल्सो एड्स ए फ्यू सेल्स टू द सस्पेंसर, और उसके बाद से ये किस से जुड़ा हुआ रहता है, सस्पेंसर से अटैच रहता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सम यानी कि सीरियल्स बोथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल गेट कवर्ड बाई सीथ, बहुत सारे आप सीरियल्स में अनाज में देखे होंगे कि इसका जो प्लीम्यूल होता है और रेडिकल होता है ना, वो एक ही कवर से घिरा हुआ रहता है, यानी कि बाई सीथ डेवलपिंग फॉर्म स्कूटेलम, यानी कि वो एक ही कवरिंग से घिरा हुआ रहता है। और इसमें जो डेवलप होता है सीथ
डेवलप फ्रॉम स्कूटेलम, स्कूटेलम के फॉर्म में डेवलप करता है, कॉल्ड कोलियोपटाइल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोलियोपटाइल के नाम से जानते हैं, एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, जो उसका प्लीम्यूल साइड का जो कवरिंग होता है उसको कोलियोपटाइल बोलते हैं, और जो उसके रेडिकल साइड का कवरिंग होता है उसको हम लोग कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। ये वाला पॉइंट को हम आपको क्या करते हैं, इसके इमेज में दिखा देते हैं कि किधर कोलियोपटाइल बनता है और किधर कोलियोराइजा बनता है, और क्या है ये कोलियोपटाइल कोलियोराइजा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अभी आपको जो टर्म बताया गया उसको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इमेज के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये ऊ स्पोर है, या इसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसी को, जाइगोट कहिए चाहे ऊ स्पोर कहिए। ये इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद से देखिए ये सस्पेंसर सेल बनाता है, यानी इसको हॉस्टोरियम के नाम से जानते हैं। और इसके बाद से ये मिडिल सेल है और ये है टर्मिनल सेल। ये ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद से देखिए ये कोटिलिडन फॉर्म में बनना शुरू कर दिया ना, ये सस्पेंसर बना रहा है, और ये क्या कर रहा है, कोटिलिडन बनाने के लिए ग्रो कर रहा है। तो पहले 1 से सिंगल सेल से डबल सेल हुआ, डबल से क्या हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यानी कि 4 सेल में आया, 4 सेल से ये हो गया 8 सेल, और 8 सेल में है तो देखिए ये बाहर वाला जो कवरिंग है ये प्लीम्यूल बनाता है, और इसके बाद से ये कोटिलिडन बनाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, सस्पेंसर वाला सेल है, ये धीरे धीरे ग्रो तो एक इसका रुक जाता है एक निश्चित डिवीजन के बाद। उसके बाद से बार बार जो डिवीजन शुरू होता है ये किस में होता है, इसका टर्मिनल सेल में, और टर्मिनल सेल में डिवीजन होकर इसी से क्या बनता है, प्लीम्यूल बनेगा। और ये देख रहे हैं ना, ये सस्पेंसर का जो लास्ट सेल है ये रेडिकल बनाने का काम करता है। क्या बनाता है, रेडिकल यानी रूट बनाता है। और ये ऊपर वाला तो सस्पेंसर सेल है। यहाँ पे देखिए सस्पेंसर सेल डीजनरेट हो रहा है धीरे धीरे। इसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बीच वाले भाग को हाइपोकोटाइल के नाम से जानते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्लीम्यूल यहाँ पे निकल रहा है ना, यही यानी जर्मिनेट करके सूट बनाने का काम करता है। और ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कोटिलिडन के नाम से जानते हैं। इसमें कितना कोटिलिडन दिख रहा है, एक ही कोटिलिडन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला इसका रूट सिस्टम है रेडिकल, और ये वाला कोटिलिडन है, और रेडिकल और कोटिलिडन के बीच में देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको प्लीम्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रायो का कंडीशन है। आप इसको देखिए, समझिए, बार बार रिव्यू कीजिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलें अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर को देख लीजिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इस मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये आपको दिखाई देगा। यानी स्ट्रक्चर एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो नहीं है, ये क्या है यहाँ पे याद रखेंगे, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो है। क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो, यानी डाइकॉट नहीं है, क्या है, मोनोकॉट एम्ब्रियो है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडनस हैव ओनली 1 कोटिलिडन्स। आपको बताया गया है कि मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। इन ग्रास फैमिली, या जिसको ग्रेमिनी फैमिली के नाम से जानते हैं, या ग्रास फैमिली कहिए, दिस कोटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। यानी कि ग्रास फैमिली में इस मोनोकॉट जो एम्ब्रियो है ना, इसमें सिंगल जो कोटिलिडन बना है इसको हम लोग स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज सिचुएटेड टुवर्ड लेटरल साइड, यानी ये किस साइड में रहता है, यानी ये एक साइड में, उसके लेटरल साइड यानी पार्श्व भाग में स्थित होता है, किसके, एम्ब्रायोनल एक्सिस के, यानी एम्ब्रायोनल एक्सिस के साइड में ये प्रेजेंट होता है स्कूटेलम। यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस एक्सिस एट इट्स लोअर एंड हैज रेडिकल एंड रूट कैप, यानी इस एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन में क्या पाया जाता है, रेडिकल पाया जाता है, और उसके ऊपर से कवरिंग होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। इनक्लोज्ड इन ए सीथ, यानी रेडिकल और ये रूट कैप एक सीथ से यानी एक कवरिंग से घिरा रहता है, जिसको कोलियोराइजा के नाम से जानते हैं। आपको बताया गया था कोलियोराइजा और कोलियोपटाइल, 2 वर्ड पर आपको ध्यान देना होगा। ये रूट साइड में जो कवरिंग है उसको हम लोग कोलियोराइजा कहते हैं, और उसके प्लीम्यूल यानी सूट साइड में जो कवरिंग होता है उसको कोलियोपटाइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द पार्ट ऑफ एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कूटेलम इज कॉल्ड एपिकोटाइल, यानी कि जो स्कूटेलम पार्ट से अटैच है एम्ब्रायोनल एक्सिस का पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज़ ए
इट हैज एज सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया, यानी कि इसके अंदर सूट एपेक्स प्रेजेंट होता है और कुछ लीफ प्राइमोडिया होता है, और ये इनक्लोज यानी घिरा रहता है किसी से, इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर, यानी कुछ होलो फोलियर स्ट्रक्चर से घिरा रहता है। इसी को हम लोग कोलियोपटाइल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एपीब्लास्ट रिप्रेजेंट्स रूडिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉटिलीडन, यानी आपको बताया गया था ना कि मोनोकॉटिलीडनस एम्ब्रियो में एक ही कॉटिलीडन ग्रो करता है, दूसरा कॉटिलीडन वो ग्रो नहीं कर पाता है, वो छोटा सा रहता है, उसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, लेकिन उसका नाम पूछ दिया जाता है तो उसको बोल देंगे एपीब्लास्ट। उसको क्या कह देंगे? एपीब्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसके इमेज पर समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि जो ऊपर से कवरिंग है इसको कोलियोपटाइल बोल रहे हैं, ये ऊपर से कवरिंग है ना, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है ये सूट एपेक्स है। और ये देखिए दूसरा वाला जो कॉटिलीडन है जो छोटा सा ग्रो किया ना, इसी को बोलते हैं एपीब्लास्ट। और यहाँ पे देखिए नीचे वाला ये जो भाग है ये रेडिकल है, ये क्या है? रेडिकल। और रेडिकल के ऊपर से देखिए ये कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग रूट कैप बोलते हैं। और पूरे है ये स्ट्रक्चर को कोलियोराइजा का नाम से जानते हैं। तो ये कोलियोराइजा रेडिकल साइड में है और कोलियोपटाइल इसके सूट एपेक्स के साइड में यानी प्लीम्यूल के साइड में है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का? मोनोकॉट एम्ब्रियो का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप रिव्यू करके भी देख लीजिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेहतरीन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप भेज दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द शीथ इनक्लोजिंग प्लीम्यूल एंड रेडिकल रेस्पेक्टिवली इन मोनोकॉट सीड आर, यानी मोनोकॉटिलीडनस जो भी सीड है या मोनोकॉट सीड है उसमें जो उसका प्लीम्यूल किस चीज़ से ढका रहता है और रेडिकल किस चीज़ से ढका हुआ रहता है, इस बात को आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये है सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन और ये है फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट ध्यान से इसको समझिए और इसका सही जवाब क्या है इसको भेज दीजिए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शीथ इनक्लोजिंग प्लीम्यूल एंड रेडिकल, यानी प्लीम्यूल और रेडिकल जो होता है वो एक आवरण से घिरा रहता है, उस आवरण को वो भी किस में? मोनोकॉटिलीडनस एम्ब्रियो में या मोनोकॉट सीड में उसका स्ट्रक्चर को बताना है कि कौन से कवरिंग से घिरा रहता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ये क्या कर रहा है? कोलियोपटाइल एंड कोलियोराइजा। सेकंड ऑप्शन कर रहा है कोलियोराइजा एंड कोलियोपटाइल। थर्ड ऑप्शन कर रहा है स्कूटेलम एंड एपीब्लास्ट। और फोर्थ ऑप्शन कर रहा है एल्यूरोन लेयर एंड पेरिकार्प। तो फटाफट आंसर एकदम रुकना नहीं चाहिए, आ रहा है तो आने दीजिए, आने दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बताते हैं। यानी उसमें एक को बोलते हैं कोलियोपटाइल और एक को बोलते हैं कोलियोराइजा। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दो का ऑप्शन है कोलियोपटाइल और कोलियोराइजा वाला, तो इसमें से मिलाते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो आपको ध्यान रखना होगा, एक पहले दिया है प्लीम्यूल और बाद में दिया है रेडिकल, और ये क्रम वाइज उसको बताना है। तो प्लीम्यूल के साइड से जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं कोलियोपटाइल, और जो रेडिकल के साइड में होता है उसको कोलियोराइजा कहते हैं। तो प्लीम्यूल पहले है तो कोलियोपटाइल पहले होगा और कोलियोराइजा बाद में होगा। इस तरह ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये वर्ड क्वेश्चन को समझ गए। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक क्वेश्चन और है और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप भेज दीजिए, उसके बाद से क्लास को यहीं पे ओवर कर दिया जाएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आगे सीड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और बाकी जो पॉइंट बाकी है लगभग हमें लग रहा है कि अगले लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त कर ही दिया जाएगा, कोशिश रहेगा। तब तक आप इसका जवाब भेज दीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्कूटेलम इज, स्कूटेलम क्या है? तो ऑप्शन ए है सिंगल कॉटिलीडन इन मोनोकॉट्स, ऑप्शन बी है रेडिकल शीथ इन मोनोकॉट्स, ऑप्शन सी है प्लीम्यूल कवरिंग इन मोनोकॉट्स, और ऑप्शन डी है कॉटिलीडन्स इन डाइकॉट्स। तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि ये इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। ये कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, रुक गया तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पॉइंट को समझ रहे हैं। तो देखिए स्कूटेलम क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये क्या है?
सिंगल कॉटिलिडन इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ये एक सिंगल कॉटिलिडन होता है जिसको हम लोग स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। हो गया क्लियर? बहुत देर से आप ये इंतज़ार कर रहे हैं, क्लास को अटेंड किए हैं, आप इसको जाकर एक बार रिव्यू करके देख लेंगे कि ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस लेक्चर की समाप्ति यहीं पे करते हैं लोग, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।